हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि एसओएल, एनसीवीएफ, रेगुलर कॉलेज, इग्नू या देश की किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और वो ये जानना चाहते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दल प्रणाली की विभिन्न अवस्थाएं, दल प्रणाली की कौन कौन सी अवस्थाएं। तो दल प्रणाली की कई सारी अवस्थाओं का उल्लेख किया गया है जो कि निम्नलिखित है। सबसे पहला 1947 से 1977 तक एक दल की प्रणाली या हम कह सकते हैं एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो भाई 1951 में और 52 में क्या हुआ, सबसे पहली बार चुनाव आयोजित किया गया था और उसमें मतदान हुआ। मतदान होने के बाद में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यूरोप के और अमेरिका के थे जिन्होंने ये बात कही थी कि भाई भारत को अपना जो है वो चुनावी या फिर लोकतंत्र बनने का या लोकतांत्रिक देश बनने का सपना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र जो है सिर्फ विकसित या फिर पढ़े लिखे देशों में ही सफल हो पाता है, भारत जैसे देश में सफल नहीं हो पाएगा। परंतु अगर हम देखें 1951 से 52 तक इलेक्शन हुआ और इस इलेक्शन में अगर हम देखें कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत मिली और कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा काम भी सौंपा गया था। इस समय कुछ अन्य पार्टी भी मैदान में थी परंतु वो अच्छा भूमिका अपना नहीं निभा पाई। इसके अलावा बहुत सी पार्टियां जो कि अपने उम्मीदवारों को अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने खड़ा किया था, जिसमें से पहले समाजवादी पार्टी थे, है ना, वो चुनाव के अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और जिसकी वजह से ये बाहर हो जाती है। इसके साथ साथ हम देखेंगे 1955 में कांग्रेस का क्या हुआ आगे चलकर। कांग्रेस का 1969 में इस टाइम पूरी तरीके से कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, लेकिन जो समाजवादी दल है 1955 में उनका विभाजन हो गया और दो पार्टियों का उदय हुआ। सबसे पहला अशोक मेहता का कहना है कि प्रजा साम्यवादी पार्टी और दूसरा लोक नायक जिसे हम बोलते हैं राम मनोहर लोहिया, उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी। तो दो पार्टियों का उदय हुआ साम्यवादी पार्टी के कारण। और इसके साथ साथ 1972 में, कब, 1972 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हो चुकी थी। किसकी स्थापना हो गई थी? भारतीय जनसंघ की, लेकिन इसकी इतनी प्रॉपर्टी नहीं हुई थी, पॉपुलरिटी नहीं हुई थी। और 1957 में जो स्वतंत्रता पार्टी है उसके जो गठन को लेकर बहुत ज़्यादा बात चल रही थी कांग्रेस पार्टी से या फिर और भी अन्य दिग्गज या बड़े बड़े जो नेता थे उन लोगों से। इसके बाद में अक्टूबर 1962 में चीन का आक्रमण हो गया, जिसकी वजह से हमारे देश में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका विरोध जगह जगह पर होने लगा। कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा मार्क्स की विचारधारा थी और इसी वजह से हम ये देखते हैं मार्क्स की जो विचारधारा है उसे क्या किया जाता है, तो जो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो 1962 के अंदर चीन के आक्रमण के पश्चात भारत में उसकी जो लोकप्रियता थी वो कम हो गई। इसके कारण 1964 में दो दलों में भारत जो है वो पूरी तरीके से विभाजित हो गया था, एक कम्युनिस्ट पार्टी और एक मार्क्सवादी पार्टी। ये साम्यवादी पार्टी के बारे में बताया गया है। 1967 के आम चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जवाहरलाल नेहरू का क्या हो गया था, निधन हो गया था और कांग्रेस पार्टी पहली बार नेहरू जी के बगैर चुनाव लड़ रही थी। इस चुनाव में अगर हम देखें तो केंद्रित ही रहा ये मुद्दा भी, और जो इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी इलेक्शन जीत जाती है। इंदिरा गांधी जब इलेक्शन जीत जाती है तो इंदिरा गांधी मोरारजी देसाई को पूरी तरीके से टक्कर देती है और मोरारजी देसाई खुद ही वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। हम इसके अंदर आगे देखते हैं कि फिर भी लोकसभा के अंदर जो कांग्रेस पार्टी उसे 284 सीटें मिली और उसका कब्जा हो गया। श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के लिए एक नारा दिया गया था जिसका नाम था गरीबी हटाओ नारा। और ये जो गरीबी हटाओ नारा है इसकी बात करें तो 1971 में कुल 520 सीटों में से सिर्फ 362 सीट ही जिन पर कांग्रेस पार्टी जो है वो विजय रही या फिर वो बिछाकर बैठी है। या हम ये कह सकते हैं कि जितने भी जो गरीबी हटाओ का नारा दिया इंदिरा गांधी ने, इंदिरा गांधी को उसका लाभ मिला, एडवांटेज मिला उसका, और वो चुनाव में आगे चल के। साथ ही हम देखते हैं 1977 के चुनाव में कांग्रेस पहले ही राजनीतिक रूप से सक्रिय थी, क्योंकि उससे पहले 1977 से पहले अगर हम देखें तो भारत में आपातकाल लगा। आपातकाल के कारण कांग्रेस पार्टी की जो छवि है वो खराब हो गई थी। कांग्रेस प्रणाली अथवा एक दल का जो प्रभुत्व का दौर माना जाता था वो इस समय शायद खत्म हो गया था। ये आपको ध्यान रखना है कि ये माना जाता था कि कांग्रेस पार्टी का जो एक दल का प्रभुत्व का दौर था वो शायद इस समय खत्म हो गया था। क्यों खत्म हो गया था और इससे पहले कांग्रेस की क्या मान्यता थी या कांग्रेस पार्टी को इससे पहले 3 चुनावों से पहले बहुमत क्यों मिला? तो उसमें कई चमत्कारी नेता थे जिसमें जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल
नेहरू हो गया, और इसके साथ साथ महात्मा गांधी और अन्य महत्वपूर्ण नेता थे जो इसके अंदर शामिल थे, और ये महत्वपूर्ण नेता पूरे के पूरे चुनाव के परिणामों को बदलने की क्षमता रखते थे। इसके साथ कांग्रेस में अनेक गुट जो थे, ऐसे थे, अनेक तत्व थे जिन्होंने कांग्रेस के सभी विचार को शामिल किया था, यानी कांग्रेस पार्टी में अलग अलग विचारधारा के लोग शामिल थे। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि उसका संगठन सारे देश में मौजूद था, यानी कांग्रेस पार्टी ने अपनी ब्रांचेस जो है वो देश के कोने कोने भागों में लगा दी थी, और कोई भी दल ऐसा नहीं था जो कांग्रेस की तरह इतना बाहर, इतना विस्तृत रूप से फैला हुआ था। इसके बाद 1977 से लेकर 1979 तक दो दलों की पद्धति क्या है, आप सभी को पता है, आपातकाल लग गया था 1975 में, जून 1975 में, और इसकी वजह से, आपातकाल की वजह से भारत की जो राजनीति है उसमें भारी उतार चढ़ाव आया, और नए नए समस्या या नए नए प्रॉब्लम्स है वो भी क्रिएट होनी शुरू हो गई थी, जिसका इस्तेमाल विरोधियों को दबाने के लिए संसद एवं न्यायालय का पतन हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। जैसे क्या कॉन्सेप्ट है, मैं आप लोगों को ये समझा देता हूँ कि भाई 1977 में क्या हुई, जनता पार्टी की पहली बार ऐसी सरकार बनी। क्या हुई 1977 में कि लोकसभा का जो चुनाव है उसमें पहली बार ऐसा हुआ कि जो कांग्रेस पार्टी है वो उस चुनाव को जीत नहीं पाई, और वो इस इलेक्शन में बाहर विपक्ष में मौजूद थी। इसके साथ साथ इंदिरा गांधी और उनके जो पुत्र थे संजय गांधी, वो भी चुनाव हार गए थे। यह भारत में दो दल के प्रभुत्व का दौर स्टार्ट हो जाता है। अगर हम देखें इसके अंदर कांग्रेस पार्टी जो है उसे टोटल वोटों का 80% वोट उसे ही मिला था, यानी एक भारी भरकम जीत थी, और कांग्रेस के विपक्ष में उन्होंने वोट किया था। किसने? बहुत सारे लोगों ने। आप लोगों को ध्यान रखना है। जनता पार्टी, अब आप लोगों को पता है एक अलग पार्टी है। जनता पार्टी की सरकार से जैसे ही संबंध बनने स्टार्ट हो जाते हैं और ज़्यादा, तो इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे तेज़ी से बढ़ने लगती है आगे। लेकिन जनता पार्टी आंतरिक संघर्षों में उलझी रही जनता पार्टी, और आगे चल के 1979 में इस टाइम में क्या हुआ, मोरारजी देसाई लगभग 2 सालों तक अपना कार्यकाल पूरा कर पाते हैं, 2 से 2.5 साल तक। इसके बाद में चौधरी चरण सिंह जो है 3 महीने तक खाली प्रधानमंत्री बने रहते हैं, और वो भी इस पद को खाली छोड़ देते हैं, क्योंकि ये पद जो है वो खाली ही रह जाता है। इसके बाद में अगली बात करते हैं 1980 से 89 तक नेतृत्व प्रदान। इसमें दोबारा से जो कांग्रेस पार्टी है उसे बहुमत मिल जाता है। अगर हम बात करें, कुल कांग्रेस पार्टी को 351 सीटें मिली। 351 सीटें मिलने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी ने इस बात को दुनिया के सामने दर्शा दिया कि मैं शासन प्रशासन जैसे तैसे संभाल तो रही हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को अनुसरण करते हुए 1980 में जो है कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला। लगभग 4 वर्षों तक ये सरकार रही, 1984 तक, और इसके बाद में फिर दोबारा इलेक्शन हुए। और उस इलेक्शन में अगर हम देखें 1984 के अंदर जो इलेक्शन हुए थे, 1984 के इलेक्शन के अंदर जो है राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला था, या वो कांग्रेस पार्टी की अगुवाई कर रहे थे। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस समय एक तो कांग्रेस पार्टी तो थी, लेकिन जनता पार्टी के बाद से 2 दल क्या है उसका दौर शुरू हो गया। 2 दल मतलब अब कांग्रेस पार्टी को चुनौती देने वाली एक पार्टी बनकर तैयार थी, हम ये कह सकते हैं। इसके बाद में 1989 के बाद से बहुदलीय शासन प्रणाली। तो 1989 से बहुदलीय शासन प्रणाली क्या है कि 1989 से हम देखें तो भैया मई 2014 तक, कब? मई 2014 तक कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं रही जिसे स्पष्ट रूप से कड़ा बहुमत मिला है। तो बहुमत ना मिलने की वजह से क्या है, हम ये चीज़ देखते हैं कि भाई बहुत सारे ऐसे जो नेता रहते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टियों में शामिल होते हैं। और 1989 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी। राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने एक चीज़ दिखा दिया कि भाई जो जनता पार्टी है और जो साथ ही साथ जो वामपंथी दल है वो एक दूसरे के क्लोज आए थे, और वो दोनों ने मिलकर इस सरकार को चलाया था। हालांकि ये सरकार जो है अपना वो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, आगे चल के गिर जाती है। और 1989 में लोकसभा में भाजपा के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनी, आप लोगों को ध्यान रखना है। और 1990 में ये चुनाव को स्पष्ट बहुमत मिल गया, यानी 1990 में जो बीजेपी है, बीजेपी को हम क्या देखते हैं, इसमें बहुमत मिल जाता है। ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसके बाद में जुलाई 2008 में फिर आगे चल के मनमोहन सिंह जो है इसके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। आगे चल के हम देखते हैं 2009 में एक बार फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। और इसके बाद में ये ऐसे ही क्रम आगे धीरे धीरे चलता रहता है, और आप लोगों को इसी तरीके से इसके नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। और इसी तरीके से ये वीडियो जो है आप लोगों की हो चुकी है यहीं समाप्त। मुझे ऐसा लगता है आज की इस नई वीडियो से आप लोगों को बहुत वैल्यू मिलेगी, और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।